आज हम हेजल स्मिथ का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर व्हाट होल्ड्स योर प्लॉट टुगेदर पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हेजल स्मिथ ने कहा क्या है। जैसा कि चैप्टर का टाइटल ही हमें बता रहा है कि सारी बातें प्लॉट के रिगार्डिंग है, प्लॉट से रिलेटेड है। जो प्लॉट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किन चीजों के मजमूए से एक प्लॉट जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी ड्रामा के अंदर, किसी भी शॉर्ट स्टोरी के अंदर, ठीक है, किसी भी नॉवल के अंदर किस तरह से जो है प्लॉट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये चीज। और स्ट्रक्चर क्या होता है, अब उसने दो चीजें हमें ब्रीफली बताने की कोशिश की है कि वो जो डिस्कस करेगा चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज तो वो स्ट्रक्चर डिस्कस करेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज होती है, यानी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट थिंग है और प्लॉट जो है वो डिफरेंट थिंग है। स्ट्रक्चर जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं होता। स्ट्रक्चर का मतलब किस तरह कितने टाइम पे कौन कौन सी चीज हमने एडजस्ट करनी है, अरेंजमेंट का नाम होता है स्ट्रक्चर। कि हमने किस तरह चीजों को अरेंज करना है, मेंटेन करना है। जबकि जिस जिन चीजों को अरेंज किया जा रहा होता है, मेंटेन किया जा रहा होता है, उसको वो कहता है कि ये प्लॉट है। सारे इसके चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कि अक्सर आपने नॉवल पढ़े होंगे, ठीक है, अक्सर ड्रामा पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा 3 एक्ट्स। ठीक है, 3 एक्ट्स बेसिकली होता क्या है नॉवल के अंदर, वो हमें ये बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग प्लॉट प्लॉट की डेफिनेशन हम देखेंगे कि किस तरह इसने से प्लॉट को डिफाइन किया है। कहता है कि जो प्लॉट होता है इज अबाउट एलिमेंट्स, दोज थिंग्स दैट गो इनटू द मिक्स ऑफ मेकिंग अ गुड स्टोरी इवन बेटर। प्लॉट क्या होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ आइडियाज होते हैं। ठीक है, वो सीक्वेंस ऑफ थिंग्स होती हैं जो हम अपने स्टोरी के अंदर मिक्स करते हैं ताकि एक स्टोरी जो है वो अच्छे तरीके से जो है सुनाई जा सके, बताई जा सके, लिखी जा सके। ठीक है, इन इन शॉर्ट वर्ड्स बेसिकली प्लॉट क्या होता है, पूरी स्टोरी के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम प्लॉट कहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। जब ड्रामा स्टार्ट होता है हमारा प्लॉट तब से शुरू हो जाता है, और जब तक ड्रामा खत्म नहीं होता तब तक हमारा प्लॉट खत्म नहीं होता। तो प्लॉट क्या है, वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एक स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर, ठीक है, ड्रामा के अंदर आते हैं। हाँ, और उन तमाम एलिमेंट्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ठीक है, सारे आइडियाज मिक्स होते हैं। ठीक है, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस से लिखा जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो ये चीज़ है। दिस इज कॉल्ड प्लॉट। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हेजल स्मिथ डिफाइन करता है कि ये टाइमिंग को कहते हैं। वेयर इन द मिक्स दोज एलिमेंट्स को, कहाँ पे वो एलिमेंट्स यानी कि प्लॉट को हमने कितने टाइमिंग के साथ किस तरह से सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर। अगर आसान लफ्जों में समझाया जाए तो पोइट्री की डेफिनेशन मैं लूंगी कि पोइट्री का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। कुछ उसकी लाइंस जो होती हैं वो हमने उनकी लेंथ जो है शॉर्ट रखनी होती है। ठीक है, हमने उसमें मीटर्स यूज करने होते हैं, रिदम होता है, ठीक है, राइमिंग स्कीम होती है। लेकिन अगर हम उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ कर उसकी इंटरप्रिटेशन देखें जो कि बिल्कुल उस स्ट्रक्चर से हट के, यानी उसका प्लॉट देखें, तो प्लॉट इज अ डिफरेंट थिंग। कि भाई आपकी स्टोरी क्या कन्वे कर रही है, कौन सी स्टोरी इसके अंदर मौजूद है, क्या कहानी है, वो सारी प्लॉट होगी जो कि पोइट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर के साथ साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर भी है और प्लॉट भी है। प्लॉट हमें बता रहा है कि स्टोरी में क्या हो रहा है, स्टोरी की बिगिनिंग कैसे है, स्टोरी स्टोरी में मिडल क्या आ रहा है, स्टोरी की एंडिंग कैसे हो रही है। जबकि स्ट्रक्चर हमें बता रहा है किस तरह हमने हर चीज टाइमिंगली जो एडजस्ट की हुई है, अरेंज की हुई है, और किस तरह से हम जो है उस चीज को लेकर चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ बिग थिंग जिसके अंदर पूरा प्लॉट आ जाता है, जिसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस आपकी आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है करेक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके क्लाइमेक्स आ जाता है, ठीक है, राइजिंग एक्शन आ जाते हैं, फॉलिंग एक्शन आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी पूरी कहानी आ जाती है। तो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ही सब कुछ होता है। ड्रामा का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, नॉवल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, शॉर्ट स्टोरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, और अगर आप बात करें पोइम का किसी, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी डिफरेंट होता है। ये उसका मकसद था हमें समझाने का। अब मजीद वो बात करते हुए कहता है स्ट्रक्चर इज व्हाट असेंबल द पार्ट ऑफ अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स देम accessible टू द रीडर। स्ट्रक्चर क्या होता है, असेंबल, जोड़ता है स्टोरी के पार्ट्स को आपस में। ठीक है, और क्या करता है, रीडर को समझ देता है, सेंस कन्वे करने की कोशिश करता है ताकि वो आसानी से उस
जो है चीज की सेंस को, स्टोरी की सेंस को समझ पाए। इन अदर वर्ड स्ट्रक्चर वही बात आगे क्या होता है, उन पार्ट्स के स्टोरी को अरेंज करना, इतने सीक्वेंस अरेंज करना ताकि रीडर को समझ में आ जाए। तो ये चीज़ है, इट इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ स्टोरी मटेरियल। बेसिकली क्या होता है कि हम अरेंज करते हैं पूरी स्टोरी के मटेरियल को, जैसे करेक्टर्स कब आने हैं, ठीक है, उसके बाद प्लॉट हमने किस तरह से लेकर चलना है, कहानी किस तरह से बतानी है। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, कि एक सीक्वेंस के बाद हर चीज़ जो है हम अरेंजमेंट करने के बाद हर चीज़ जो है हम सीक्वेंस वाइज ला रहे हैं। अगर वही सीक्वेंस अगर हम बिगाड़ दें, जैसे कि अक्सर हमने स्टोरीज पढ़ी हैं जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर हम टेक्निक यूज करें तो हमारी क्या होती है, प्लॉट इतना मजे का नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टोरी का स्ट्रक्चर ही हमने खराब कर दिया है। स्ट्रक्चर क्यों खराब हुआ, कि हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे थे, हमने एकदम माजी की बात करना शुरू कर दी और रीडर को बताया भी नहीं कि अब जो है राइटर माजी में चला गया। तो इससे क्या होता है, ये जो प्लॉट और सॉरी ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमने बिगाड़ दिया होता है, ठीक है। जब हम डिसअरेंजमेंट करते हैं तो रीडर के लिए जो है इसको समझना मुश्किल हो जाता है, और वो एंड पे जाकर उस स्ट्रक्चर से मुतासर भी इतना नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली जब हम ये डिसअरेंजमेंट करते हैं किसी रिटर्न अपनी राइटिंग के अंदर ना, पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, तो फिर ज्यादा हमें जो है मसला आता है इन चीजों को जो है समझने में। लेकिन अगर हम देखें कि मूवीज फिल्म्स इस तरह से अगर हम इस चीज को देखें कि भाई पास्ट मटेरियल कोई बंदा जो है अपना लाइफ का रिवाइज कर रहा है पार्ट्स इवेंट्स को, तो फिर क्या है वो चीज़ हमें अच्छी लगती है क्योंकि वो हमें सेंस बना रही होती है। लेकिन लिखने में ये चीज़ बड़ी टफ होती है ऑडियंस के लिए जो उसको पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। मजीद वो क्या कहता है कहता है व्हेन यू रीड अ नॉवल, जब आपको नॉवल रीड करते हैं दैट इजंट क्वाइट ग्रैबिंग यू, जो आपको सही से समझ नहीं आ रहा हो तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो द रीजन इज प्रोबेबली स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह क्या होती है, स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी बात की वही बात जो मैंने अभी ऊपर समझाई। इवन दो इट मे हैव गुड करेक्टर्स, हत्ता के उसके अंदर अच्छे करेक्टर अच्छे किरदार जो है आपको नजर आएंगे, स्नैपी डायलॉग्स, क्विक और अट्रैक्टिव डायलॉग्स यूज होंगे, ठीक है, एंड इंट्रिगिंग सेटिंग होगी और अच्छी सी जो है फेयर सेटिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। द स्टोरी इज एन अनफोल्डिंग इन द ऑप्टिमम फैशन, लेकिन स्टोरी को अनफोल्ड उस तरह ऑप्टिमम फैशन में नहीं किया जाएगा, उस तरह सीक्वेंस वाइज में अरेंजमेंट के साथ उसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रीडर जो होगा वो उसको ग्रैब ही नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दे के बताया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर हम टेक्निक यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अपने किसी भी स्टोरी के अंदर, तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, डिसअरेंजमेंट हो जाती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का मतलब रैंडम आइडियाज को, जो भी प्रेजेंट की बात करते करते माजी में चले जाए, माजी की बात करते करते फ्यूचर में चले जाए, तो रीडर होता है उसको नहीं समझ में आती कि अभी माजी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, वो मिक्स हो जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, एक तो कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और दूसरा ये जो एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है रीडर की, और रीडर जो होता है उसको पढ़ने के बजाय उससे इग्नोर करना है, उसे इग्नोर करना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे वो कहता है वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्शन विद रीडर्स वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं ना कि रीडर के साथ हमने कोई कनेक्शन क्रिएट करना है, तो इट्स मीन हम सबसे ज्यादा एम्फोसिस के स्ट्रक्चर को करेंगे स्टोरी के। क्यों? क्योंकि स्टोरी का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो इंटरेस्ट पैदा करता है रीडर में, और तभी जो है रीडर जो है कनेक्ट होता है स्पिरिचुअली उस स्ट्रक्चर के साथ, उस प्लॉट के साथ। तो स्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो आपका रीडर जो है आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये उसकी पूरी बात थी। अब इसी के ऊपर वो डिबेट करेगा। जैसे वो बात करता है स्टोरीज के अंदर, मोस्टली अगर आपने ड्रामा पढ़े हैं तो आपने एक्ट्स वाइज पढ़ा होगा, जैसे इडिपस रेक्स, 1 एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, 4 एक्ट, 5 एक्ट, टोटल 5 एक्ट। तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात करती है एग्जाम्पल देने के लिए, कि अगर हम स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं अगर उन सबको हम एक तरतीब के साथ रखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट, किन चीज़ों की फिर अरेंजमेंट, ऑब्वियसली प्लॉट की अच्छी तरह से अरेंजमेंट। अगर हम प्लॉट को अच्छी तरह से अरेंज नहीं करते, क्योंकि हम देखा जितना भी फ्यूचर पास्ट जिस प्रेजेंट की बातें बता रहे हैं अपनी स्टोरी के अंदर, वो हम प्लॉट के अंदर बता रहे हैं, वो हम स्ट्रक्चर तो बाहर की चीज़ है, ठीक है, वो हम बेसिकली प्लॉट में डिस्कस करें। अगर प्लॉट में ही ये चीज़ गड़बड़ होगी तो इट्स मीन आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ है। वाई डज 3 एक्ट स्ट्रक्चर वर्क? क्यों करता है 3 एक्ट स्ट्रक्चर काम? एंड A three step rhythm is inherent as much as we do. अब यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल देगा कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो काम कैसे करता है।
ठीक है, क्या वजह होती है कि एक राइटर जो है वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है अपनी किताबों के अंदर? ये थ्री स्टेप रिदम होता क्या है? यहाँ पे डिवाइड स्वेन की हमारे पास थ्योरी है। पॉइंटेड आउट, वी आर बोर्न, वी लिव, वी डाई, इट फील्स लाइक थ्री एक्ट्स। Childhood is relatively short and introduces us to life. That long section in the middle is where we spend most of our time. Then we have a last act that wraps everything up. अब बेसिकली वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर की अहमियत को बताते हुए ये बात करता है ड्वाइट स्वेन। वो कहता है इंसान की जिंदगी में भी थ्री एक्ट स्ट्रक्चर है। वो तीन उसकी जिंदगी में ऐसे पहलू हैं कि उन तीन पहलुओं के बाद जो है, मतलब वो जब खत्म हो जाती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पहला पहलू कौन सा होता है उसकी जिंदगी का? जब वो पैदा होता है, पैदाइश, जब वो जिंदा रहता है, ठीक है। फिर उस पहले और फिर क्या होता है, फिर वो आहिस्ता से तब्दील होता है, माशरे को अंडरस्टैंड करता है। इसको हम ट्रांजिशनल एक्ट भी कह सकते हैं कि इंसान एक तो पैदा हुआ, फिर उसमें तब्दीली आई, ट्रांजिशन हुई, ट्रांजिशन के बाद लास्ट स्टेज उसकी डेथ। तो तीन स्टेजेस होती हैं, एक पैदा होने की, दूसरा जिंदगी गुजारने की यानी मिडल ऑफ द थिंग, और लास्ट स्टेज कौन सी होती है? डाई। इन तीन स्टेजेस के अंदर इंसान रहता है। इसी तरह जिंदगी भी थ्री स्टेजेस में ही है, ठीक है। इसी तरह ड्रामास भी थ्री स्टेजेस में लिखे जाते हैं। और वो थ्री स्टेजेस बताने का मकसद ये होता है कि जिस तरह चीज़ों को पैदा किया जाता है, जिस तरह चीज़ों को चलाया जाता है, और जिस तरह उनको ख़त्म किया जाता है, उसी तरह हर कहानी जो है वो थ्री एक्ट्स में चलती है। पहले उसको उसका बिगनिंग होती है, ठीक है, फिर उसकी मिडल होती है, फिर उसकी लास्ट पे एंडिंग होती है। तो ये तीन चीजें कहानी का हिस्सा होती हैं, जिस तरह इंसान की जिंदगी है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे ये है, तो अहमियत बताता है और कहते हैं, और सबसे ज्यादा वो जो है अहमियत देता है लॉन्ग सेक्शन इन द मिडल, कि इंसान की जैसे जिंदगी का सबसे लॉन्ग सेक्शन कौन सा होता है? सेकंड सेक्शन, जिसे हम कहते हैं मिडिल पार्ट। वो लाइफ का हिस्सा जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होता है और अपनी प्रेजेंट की जिंदगी गुजारता है और लम्हे गुजारता है, वो उसका सारा क्या रहता है? मिडल। ठीक है, मिडल में वो जो चीज करता है, कहाँ जाता है, किस तरह से गुजारता है, ये सबसे लॉन्ग सेक्शन होता है, और यही चीजें सबसे ज्यादा उसे सिखाती हैं। तो इसी तरह आखिरी एक एक्ट होता है, यानी आखिरी एक्ट हमारी जिंदगी का, जो हम डेथ के दिनों में करीब आ जाते हैं डेथ के, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होने लग जाते हैं। तो ये लास्ट एक्ट होता है जिंदगी का, जब हमने अपनी सारी ड्यूटीज कर ली हैं, सारी जिम्मेदारियां उतार ली हैं, अब हमारा टाइम वो नहीं रहा, अब हम चल नहीं सकते, अब उस तरह से काम नहीं कर सकते। तो क्या है, मिडिल एक्ट खत्म हो गया अपनी जिंदगी का। अब हम लास्ट एक्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमारी जिंदगी का सारा जो हमने किया होता है क्रक्स, वो वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं डेली लाइफ इज लाइक टू वी गेट इन टू इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी टू गो वर्क। वी वर्क और डू वट एवर वी डू, इवेंचुअली वी रैप अप द डे बिजनेस एंड हिट द सैक। अब वो कहते हैं कि अगर हम डेली जिंदगी की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी रूटीन्स में मसरूफ होते हैं। जैसे कि हम तैयार होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद हम काम पे चले जाते हैं, और जो जो मर्जी हम करते हैं अपने पूरा दिन में, ये हमारा क्या होता है? ये डेली लाइफ होती है। वो कहता है हम हर रोज, यानी कि अभी हमने जिंदगी की बात की ना, कि जिंदगी भी तीन स्टेजेस में हमारी टोटल। अब वो दिन की बात करता है, डेली लाइफ की, यानी डेली डे, जो आपका रेगुलर डेज आते हैं उनकी बात करता है। और उन्हें कहता है एक सिंगल डे में भी हम थ्री एक्ट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर हम गौर करें। कौन कौन से थ्री एक्ट्स? मतलब कि वी लिव ईच डे इन थ्री एक्ट्स। पहला एक्ट वो कहता है वी आर कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम, के सबसे जो है पहला एक्ट क्या होता है, कि जब हम सुबह उठते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, और वी रिएक्ट उस प्रॉब्लम पे। क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कि अगर हम कमाने नहीं जाएंगे तो खाना नहीं आएगा। इस वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से हम उठते हैं, यानी हम रिएक्ट करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्ट वन, जिसमें वो हमें ये सारी चीजें बताता है। वी स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ अवर टाइम फिगरिंग आउट हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। सेकेंड एक्ट क्या है? कि हम सारा दिन जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं हम फला काम कर लेंगे, फला काम कर लेंगे, इससे हमें हमें जो है प्रॉपर्टी और पैसा ज्यादा आएगा, हमारे पास पावर होगी, ठीक है, ऐसे करने से हमारे पे पैसा बनेगा, ऐसे करने से हम क्या कर रहे थे? प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम पैसा है हमारा, तो ये चीज़ है। क्योंकि उस वजह से हम बाहर जा रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम को सेकंड एक्ट में हम सोच रहे होते, स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे होते, कैसे होगी, कब होगी, क्लाइमैक्स आता है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि हमें जो है एकदम जो है हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इसमें मिल जाए, ठीक है। अब सोल्यूशन भी समझो हमें मिल गया उस प्रॉब्लम का। एक्ट थ्री, ऑल ऑफ डन रेसलिंग, होपफुली वी गेट द इनसाइड एंड आंसर द सोल्यूशन। एक्ट, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हमें मिल जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड आवर एंड। तो थ्री, इसी तरह हर दिन हम जो है अपनी बिगनिंग, मिडल और जो है रेजोल्यूशन,
जिसको हम कहते हैं इख्तिताम हो जाना। तो इन 3 एक्ट्स में गुजारते हैं अपनी डेली लाइफ को, जिसमें वो कहता है कि डेली लाइफ में आपको हर रोज एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और प्रॉब्लम क्या है? आपका पैसा है। ठीक है, अब आप जब बाहर जाते हो, उसके उसके रिएक्ट करके बाहर जाते हो, फिर पैसा कमाने की स्ट्रेटजीज आप सोचते हो कि किस तरह से पैसा ज्यादा आएगा। तो आप क्या कर रहे हो? फिगरिंग आउट कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और उस कोशिश में आपको बहुत सारे हर्डल्स बर्डन्स का सामना करना पड़ सकता है। एंड द लास्ट स्टेज यू हैव फाइंड दिस सोल्यूशन, आप वो जो है सोल्यूशन फाइंड कर चुके हो और उस पर रिएक्ट कर रहे हो, और आपकी जिंदगी आसान हो गई है, आपके पास पैसा आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन, यानी एंडिंग। तो ये पूरा दिन आपका इसी तरह तो खत्म होता है। तो इसी तरह ये सारी क्या एग्जांपल्स देती है, सॉरी देता है। और वो समझाने की क्या है उसकी कोशिश है, क्योंकि समझाने की कोशिश ये है कि हम जिंदगी का हर हिस्सा, हर मोमेंट एक स्ट्रक्चर में गुजारते हैं। और वो स्ट्रक्चर कौन सा? 3 एक्ट स्ट्रक्चर। हमने जो है अपनी प्रॉब्लम्स में भी वही स्ट्रक्चर अगर अप्लाई करें, हम अपनी जो है जिंदगी में भी अगर उसको अप्लाई करें, कितनी जिंदगी है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह वही स्ट्रक्चर जब हम ड्रामों में अप्लाई करते हैं तो इट सीम्स मोर नेचुरल देन आर्टिफिशियल। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है बजाय कि आर्टिफिशियल के हो। ठीक है, अब आर्टिफिशियल चीज यानी कि ऐसी चीज जो कि इमेजिनेटिव है। तो अगर हम रियलिटी पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं तो वाई वी डोंट चूज द नेचुरल थिंग्स, ठीक है, एज ह्यूमन डू, जो ह्यूमंस करते हैं उनसे रिलेटेड ही कोई कांस्टेंट मटेरियल हम क्यों नहीं चूज करते? तो ये सारी बातें उसने बताई कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहानियों में, पोम्स में इस तरह से इसलिए होता है ताकि इंसान को बताया जाए कि यही उसका जिंदगी का बेस है, यही उसकी रियलिटी भी है। अगर वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में जिंदगी गुजार रहा है तो उसको बेटर होना किस तरह से आएगा, किस तरह से उसे नसीहत मिलेगी, तो ये चीज़ है। तो इट सीम्स मोर नेचुरल, ये बहुत नेचुरल हमें वॉइस कन्वे करती है। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद लिटरेचर की एग्जांपल वो देता है, और कहते हैं लिटरेचर में हम किस तरह से 3 एक्ट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। In a novel, we must get to know something in Act 1 before we move into the story. Then the problem is presented. The lead spends the greater part of the book wrestling with the problem, but the book has to end sometime with the problem solved. ठीक है, सॉरी मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया, नहीं मैंने कुछ स्किप नहीं किया। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि नॉवल के अंदर एक लीडिंग करेक्टर होता है जिसको हम प्रोटेगनिस्ट कहते हैं, मेन करेक्टर होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि कहानी के अंदर कोई ना कोई हीरो जरूर होता है। ठीक है, हीरो जो अच्छे काम करता है, अच्छी बात बताता है, या फिर उसकी जरूरी नहीं है कि अब हीरो जो है अच्छे काम अच्छी बात बताए, समटाइम्स विलेंस भी होते हैं लीड करेक्टर। बस लीड करेक्टर अपने ज़हन में ये रखें कि वो मेजर करेक्टर जिसकी स्टोरी हमें टोल्ड की जा रही है, जिसकी स्ट्रगल्स हमें दिखाई जा रही हैं, जिसमें तब्दीली हमें दिखाई जा रही है, जिसकी स्टार्टिंग से लेकर जो है बिगनिंग से लेकर मिडल, मिडल से लेकर एंडिंग तक हमें उसकी लाइफ दिखाई जा रही है। दिस इज कॉल्ड योर लीडिंग करेक्टर, जो कि हीरो भी हो सकता है, जो कि विलन भी हो सकता है। अब आपने एक विलन देखी होगी, ठीक है, किस तरह से वो विलन की ही लाइफ बताई होती है उसमें। तो लीडिंग कैरेक्टर कौन होगा? वो इसलिए विलन होगा। तो कहता है जब हम उस लीडिंग कैरेक्टर को देखते हैं, हम जो हमारा नॉवल होता है उसमें एक लीडिंग कैरेक्टर होता है, और हम जो है उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि वो किस तरह से उसने अपनी लाइफ जो है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, अब वो अपनी प्रॉब्लम्स जो होंगी, जो हमें पता चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि भाई उसकी ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो सब कुछ कर रहा है ये वाला। तो वो जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी, दिस इज कॉल्ड और Act 1। कि Act 1 हमें बताएगा कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये अभी जो है बिगनिंग लाइफ की इसकी बिगनिंग है। ठीक है, अभी वो स्ट्रगल्स को जो है ना कर करके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश कर, दिस इज कॉल्ड Act 1। Act 1 के अंदर हमें बताया जाता है प्रॉब्लम क्या है भाई जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। ठीक है, और सेकंड एक्ट के अंदर हमें बताया जाता है अच्छा जो प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, अब उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, वो तरीकेकार, वो स्ट्रगल्स, वो मेहनत, वो बर्डन। ठीक है, इसी तरह अगर हम एट द एंड जाए नॉवल के तो हमें पता चलता है अब उसको सोल्यूशन मिल गया, अब वो उस सोल्यूशन को अप्लाई करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा है, और उसकी लाइफ जो है हैप्पी हो गई है या सैड हो गई है, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या तो अच्छी हो जाती है या तो बुरी हो जाती है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन वो हमें नॉवल के अंदर इस तरह से दिखाई जाती है। वो कहता है इट हैज बीन सेड इन राइटिंग क्लासेस एंड बुक्स दैट 3 एक्ट स्ट्रक्चर इज डेड, डोंट बिलीव इट। बहुत सारी हमें राइटिंग क्लासेस और बुक्स के अंदर दिखाया गया है कि भाई 3 एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो अब नहीं रहा, डोंट बिलीव इट। अब आपको मीन्स ये कहना यहाँ पे ये चाहता है कि अब जब आप कोई ड्रामा पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो आपको ऊपर लिखा नहीं आता Act 1, Act 2, Act 3, ये चीज़ें नहीं लिखी आएंगी। क्योंकि बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे जो है ना ये आपके लोग कहते हैं
जो राइटिंग क्लासेस होती हैं और किताबों में आपको ये चीज नजर नहीं आएगी कि कहीं पे एक्ट वन लिखा है, कहीं पे एक्ट टू, एक्ट थ्री। उसकी वजह ये है कि ये ओल्ड जमाने का फीचर है, जब राइटिंग के अंदर यूज किया जाता था एक्ट वन। एक्ट वाइज जो है शेक्सपियर तक जो है ना, एक्ट वाइज ड्रामास दिखाए जाते थे। और एक्ट वाइज दिखाने का मकसद क्या होता था, ताकि रीडर को इंटेंगल रखा जाए कि भाई अब हम जो है तुम्हें इस स्टेज पे लेके जाने लगे, तुम्हें अगले स्टेज पे लेके जाने लगे। जब तक एंडिंग नहीं आती तब तक जो है एक्ट वो दिखाता रहता, प्रॉब्लम दिखाता रहता, प्रॉब्लम की परेशानियां दिखाता रहता है। शेक्सपियर के जैसे हेमलेट आप पढ़ें, तो स्टार्ट से लेकर अगर आप शेक्सपियंस तक ड्रामा पढ़ें, स्टोरीज पढ़ें, तो आपको एक्ट वाइज चलता हुआ नजर आएगा, बकायदा मेंशन होगा। लेकिन अब जब आप मॉडर्न बुक्स पढ़ते हैं वहां पे तो एक्ट लिखा ही नहीं होता। ठीक है, तो वहां एक्ट खत्म हो सकता है, ये लिखा हुआ खत्म हो सकता है कि एक्ट वन नहीं है, एक्ट टू नहीं है, एक्ट थ्री नहीं है, लेकिन जो उसने लाइफ स्टोरी के अंदर पोर्ट्रे की है वो एक्ट वाइज ही चल रही है। वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रही है, बेशक उसमें 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर उसका फर्स्ट से लेकर जो उसकी जर्नी दिखाई जाएगी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने तक, दिस इज कॉल्ड हिज एक्ट वन। वो खिलाएगी जर्नी उसकी एक्ट वन में। जो अक्सर हम नॉवेल्स पढ़ रहे हैं मॉडर्न, हमें प्रॉब्लम जो दिखाई जा रही है, और जब तक जिस चैप्टर्स खत्म नहीं होते हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तब तक आपका वो कहता है एक्ट वन होता है। फिर कहता है कि जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है और आप उसके लिए मेहनत करते हो, दिस इज कॉल्ड योर एक्ट टू। चाहे चैप्टर्स के ऊपर मेंशन हो या ना हो, आपको अंडरस्टैंड कर लेना कि भाई हम मिडिल जो है ना स्टोरी के अंदर आ गए, मिडिल पार्ट पे आ गए। पार्ट जो होता है प्लॉट का मिडिल। फिर क्या है, फिर जब वो हमें पता चल गया कि अब उसको सोल्यूशन मिल गया, उसकी प्रॉब्लम सोल्व होने लगी हैं, वो क्या पॉइंट आ जाता है, वो रेजोल्यूशन का पॉइंट आ जाता है। कहता है लिखना जरूरी नहीं है, बेशक आपके जितने मर्जी राइटर्स कह लें, जितने मर्जी लोग कह लें कि भाई ये तो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर डेड हो गया, लेकिन कहता है कि सीक्रेटली हिडन वे में हर एक स्टोरी के अंदर पाया जाता है, और यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी जो है नॉवल का, ड्रामे का। इसको हम फॉरगेट कर ही नहीं सकते, और यही स्ट्रक्चर इंसान की जिंदगी का स्ट्रक्चर है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इन स्ट्रक्चर के अंदर पूरा प्लॉट होता है, हमारी पूरी कहानी होती है। ठीक है, और कहानी तीन तीन हिस्सों में ही होती है, बिगिनिंग में होती है, मिडिल में होती है, और एंडिंग में होती है। हाँ ओके, ये एग्जाम्पल देख के समझ आने को उसका यही मकसद था। अब यहाँ पे क्या कहता है, अब आप अक्सर देख रहे होंगे कि जब हम बिगनिंग की, इसने बात कर ली है, हमने बिगनिंग की बात नहीं की अभी, ये है। हाँ, अब वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर के अंदर वो बात करेगा बिगिनिंग, मिडल और एंड। ड्रामा जो है हमेशा तीन चीजों से मिलके बनता है, एक बिगिनिंग, दूसरा मिडल और एंड। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। कि पहले बिगिनिंग के अंदर क्या होता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है जो अपनी स्टोरी अनफोल्ड कर रहा होता है। ठीक है, मिडल का मतलब जब क्लाइमैक्स आ जाता है। ठीक है, जब प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा होता है, हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। लास्ट पे क्या होता है कि उस सोल्यूशन का नतीजा क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो होते हैं। तो ये हर एक प्लॉट का यही स्ट्रक्चर है। अब वो जरा वाज़ह करके बताएगा कि प्लॉट के अंदर जो बिगिनिंग होती है वो क्या होता है। इसको डेफिनेशन में हम कह सकते हैं जो हेजल स्मिथ ने दी। कहता है द एंट्री पॉइंट इज अ लीड कैरेक्टर एंड द राइटर शुड बिगन बाय कनेक्टिंग द रीडर टू द लीड एज क्विकली एज पॉसिबल, रॉबिन हुड वेंट राइटिंग। कहता है सबसे पहले वो क्या बता, बिगनिंग जो होती है हमेशा एक लीडिंग कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। और वो लीडिंग कैरेक्टर क्या होता है, सॉरी लीड कैरेक्टर कहते हैं। लीड कैरेक्टर क्या होता है, वो अपने रीडर को कनेक्ट करता है अपनी लाइफ से। ठीक है, और लाइफ जो है हो सकता है कि वो अब उसकी बिगनिंग जो जिंदगी के बारे में अभी वो बता रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, कह रहा है कि एक रॉबिन हुड होता था, जैसे राइडिंग करता था। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, बिगिनिंग होती है जिसमें आपका एक लीड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लीड कैरेक्टर के बाद जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड किया जाता है, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर बिगनिंग्स हैव आल्सो टास्क टू परफॉर्म, बिगनिंग में कुछ टास्क होते हैं जो आपके जो है राइटर को रखने पड़ते हैं। जैसा कि कहता है कि राइटर के बारे में जब आप बिगिनिंग बता रहे हैं तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट द स्टोरी, सॉरी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट द स्टोरी वर्ल्ड, टेल अस समथिंग अबाउट द सेटिंग, टाइम एंड इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। बिगनिंग के अंदर सबसे पहले आप सेटिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हो रीडर से, कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है, किस जगह मौजूद है, जो आपका नावल जो है वो किस कहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, किस प्लेस में ओपन हुआ है, किस टाइम पीरियड में ओपन हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर सेटिंग। फिर टेक्स्ट, टाइम का हमने बताना होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, कि इस वक्त सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, उसका सोशल पॉलिटिकल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है। ठीक है, उस जगह का हो सकता है कि वो अमेरिका का कोई सिटी हो,
तो जब अमेरिका का सिटी होगा तो हमें थोड़ी बहुत उसके जो है कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो यह चीज़ें, ये क्या होती है कि सबसे पहले प्रेजेंट करते हुए स्टोरी हमने सेटिंग का ध्यान रखना होता है। Establish the tone the reader will rely upon. Is there will be sweeping, epic, or zany farce? एक्शन पैक्ड, डेवलप मोर ऑन कैरेक्टर चेंज, फास्ट मूविंग और लाइटली। सेकंड थिंग वो कहता है कि हमने एक टोन इस्टेब्लिश करनी होती है रीडर के सामने जिस पे वो बिलीव कर सके। एक ऐसी टोन 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 जो होती है बेसिकली, अगर हम अभी बात करें हार्श, अगर कोई पर्सन हमसे एक जुमला बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, मैंने पोलाइट वॉइस में बोला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ टोन, कि मैंने टोन को पोलाइट रखा है, वॉइस को। ठीक है, मेरी वॉइस ज्यादा जो है वो हार्श नहीं थी, मेरी वॉइस ज्यादा जो है वो पोलाइट भी नहीं थी। तो मैं इसी सेंटेंस को अगर जो है हार्ड वॉइस में बोलूं, ठीक है, ऊंची आवाज में लाउड बर्स्ट होके बोलूं, तो फिर क्या होगा, इसका रिएक्शन डिफरेंट होगा रीडर पे। तो इसी तरह राइटिंग में भी एक टोन होती है, और वो टोन बेसिकली क्रिएट होती है राइटर के वर्ड्स से। उसके वर्ड्स बताते हैं कि हमारा राइटर गुस्से में है, पोलाइट मूड में है, ठीक है, वो फैंसीफुल मूड के अंदर है, ठीक है, रोमांटिक मूड में है, वो हमें उसकी टोन बताती है। क्या पता वो रियलिस्टिक मूड में हो, रियलिटी शेयर कर रहा हो। तो टोन जो होती है, एक टोन हमने सेटअप करनी होती है रीडर के माइंड में। अब जब रीडर समझ जाएगा कि पूरे नावल के अंदर यही टोन से राइटर लिखेगा, यही चीजें वो बताएगा, यही उसकी सही है, कहने का तरीका उसका यही है, तो फिर रीडर को ज्यादा मजा आएगा। अगर तो टोन अच्छी हुई तो रीडर जो है मजीद पढ़ता जाएगा। जैसे हेडा केबलर अगर आपने ड्रामा पढ़ा है, तो स्टार्ट से उसकी टोन इतने मजे की है, उसके जो सेइंग है वो इतने कमाल है कि जो है रीडर जो है उससे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और उसको मजीद पढ़ने की कोशिश करता है। इसी तरह कंपेल द रीडर टू मूव ऑन द मिडल, फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह रीडर को जो है ना स्टोरी प्रेजेंट कर कर, सेटिंग दिखाकर, लीड करेक्टर दिखाकर उसको हम मिडल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी स्टोरी जो है मिडल तक लाने की कोशिश करते हैं। मिडल अभी आया नहीं है लेकिन अभी तक मिडल को लाया जा रहा है, तो मिडल से पहले पहले सारी चीजें बिगिनिंग होती हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस द ऑपोजिशन। इंट्रोड्यूस का ऑपोजिशन मतलब लीड कैरेक्टर के जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स होंगे, हम उनको जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर उनकी थोड़ी बहुत जिंदगी को हम हाईलाइट करते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स पे काम कर लें तो हमारी बिगनिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये चीजें हैं। अब फिर बात करते हैं, अब बिगनिंग के बाद हमें जो है मिडिल की तरफ जाना है। और मिडिल में वो जो कहता है, जो चीजें नेसेसरी होती हैं वो ये होती हैं। क्या कहता है मिडिल, क्या होता है, द मेजर पार्ट ऑफ द नॉवल इज द कन्फ्रंटेशन, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, कन्फ्रंट करना, फेस करना, ठीक है, आमने सामने हो जाना, जहाँ पे आपको परेशानियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ बैटल बिटवीन द लीड एंड ऑपोजिशन दे फाउट। ये क्या होती है, ये जंग होती है लीड करेक्टर के दरमियान में, और लीड करेक्टर और उसके मुखालफत करने वाले करेक्टर के दरमियान में। अब वो हम बेसिकली बात करेक्टर के कारण सिचुएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, लीड करेक्टर ऐसी सिचुएशंस में है जहाँ पे उसको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो उससे लड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। तो ये दिस इज कॉल्ड मिडल पॉइंट, कि उसको अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, प्रॉब्लम के बाद अब वो उन मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए फाइट कर रहा है। ठीक है, देयर इज वेयर सब प्लॉट ब्लास्ट। अब यह यहाँ पे क्या होता है, इस प्लॉट के अंदर ही, चूंकि सारा पार्ट में प्लॉट का ही दिखाया जा रहा है, प्लॉट इस तरह से लीड हो रहा है, इसके अंदर ही हमें छोटे छोटे से सब प्लॉट्स नजर आते हैं। सब प्लॉट्स क्या होती है, एनदर स्टोरी हमें टेल की जाती है, एनदर साइड ऑफ स्टोरी टेल की जाती है, जो कि प्लॉट के साइड बाय साइड चलती है, साथ साथ चलती है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि लीड कैरेक्टर के साथ कोई हीरोइन दिखा दी जाए और उसकी भी जिंदगी हमें साथ साथ दिखाई जाए कि वो क्या कर रही है। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया कि लीड कैरेक्टर के साथ एक सब प्लॉट भी है, एक मेन प्लॉट के साथ, यानी पूरी स्टोरी किसके बारे में, लीड कैरेक्टर के बारे में। ये था आपका मेन स्टोरी, मेन प्लॉट। ठीक है, और मेन प्लॉट के अंदर ही ऐसे इंपॉर्टेंट किरदार, ऐसे किरदार जो साथ साथ चलते आ रहे हैं, उनकी मुश्किल, उनकी स्ट्रगल, उनके बिहेवियर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर सब प्लॉट्स, जो साइड बाय साइड चलते रहते हैं नॉवल के। जिस तरह असल जिंदगी में भी हम जो है हमेशा लीड कैरेक्टर के तौर पे काम नहीं करते, हमारी जिंदगी में सब प्लॉट्स भी होते हैं। और सब प्लॉट्स हो सकता है हमारे लिए मजीद मुश्किलात क्रिएट करें, सब प्लॉट्स हो सकता है कि हमारे लिए जो है आसानियां पैदा करने के लिए आए हों। तो ये चीज़ है। तो ये एडिंग कम्प्लेक्सिटी टू द नॉवल, यूजुअली रिफ्लेक्टिंग द डीपर मीनिंग ऑफ द बुक। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी, नॉवल की कम्प्लेक्सिटी को जो है हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, पेचीदगी को, कि आया कि उसके मुश्किलात आसान हुई हैं या और टफ हो गई हैं, ठीक है, सब प्लॉट्स की वजह से। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद
मिडल के अंदर क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो डीपन कैरेक्टर्स रिलेशनशिप, कैरेक्टर के रिलेशनशिप्स को दिखाया जाता है। जो आपका लीड कैरेक्टर होता है उसका दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उनको दिखाया जाता है। यानी एक कैरेक्टर की आपको जो है फ्रेंड सर्कल आपको दिखाया जा सकता है, उसके रिलेशनशिप्स दिखाए जा सकते हैं आपको, रिलेटिव्स दिखाए जा सकते हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब अदर कैरेक्टर्स को, अदर सिचुएशंस को उसके साथ रखा जाता है। यानी एक प्रॉब्लम अगर दिखाई जा रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ पॉवर्टी भी दिखाई जा रही है। ठीक है, किसी और प्लॉट में जब वो दुनिया से बाहर निकल रहा है, वो दुनिया को भी देख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सब प्लॉट के उसकी प्रॉब्लम तो दिखाई जा रही है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम के साथ और भी प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही है माशरे की। कीप अस केयरिंग व्हाट अबाउट हैपन। ये चीज क्या होती है, यहाँ पे हमने क्या होता है एहतियात करनी होती है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि मिडिल पार्ट के अंदर कोई भी किसी किस्म की भी चीज जो है न्यू आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो रीडर, जो आपका लीड कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीज नहीं होती, उसके उल्टा कुछ हो जाएगा। क्या पता जो लीड कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीजें होने लग जाए आहिस्ता आहिस्ता। या फिर लीड कैरेक्टर को कोई ऐसी न्यू सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जिसमें उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। जैसे कि अगर लीड लीड कैरेक्टर ने कोई गलत काम नहीं किया तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाए, कोई कोई अननोन कैरेक्टर आके इल्जाम लगा दे कि इसने मेरा इस तरह से रेप किया। ठीक है, वो उसको उसकी रेपुटेशन जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकती हैं इसमें। ठीक है, लीड कैरेक्टर्स के साथ सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो ऑडियंस इमेजिन नहीं करती। सेट अप द फाइनल बैटल विल रैप द थिंग्स एड अप द। और फिर इसी तरह से अब हम मिडल से आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी जो है आखिर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर वो लड़की इल्जाम लगाती है अब लीड कैरेक्टर पर कि जो है इसने जो है मुझे रेप किया है। ठीक है, मेरी रेपुटेशन जो है उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए लड़के की। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी अनफोल्ड होगी, सीक्रेट इन अनफोल्ड होगा। तो वो स्टेज जो होगी जिसके अंदर सीक्रेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग गया है एंड तक जाते जाते, तो वो स्टेज हमें बताएगी भाई अब मिडिल खत्म हो गया, अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए मिडिल पार्ट के अंदर। एंड क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवल गिव्स अस द रेजोल्यूशन ऑफ द बिग स्टोरी ही वॉन। ये ही वॉन बेसिकली वो जो रॉबिन हुड की स्टोरी है उसमें ये बताती है कि आखिर में वो बताता है कि वो अपना जो हॉर्स राइड कर रहा था ना वो विन कर गया। ठीक है, द बेस्ट एंडिंग आल्सो, द बेस्ट एंडिंग अगर आप अच्छी एंडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, और इसी एंडिंग को हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं, इख्तितामी हिस्सा कहानी का। टाई अप यहां से पढ़ते हैं, यू मस्ट आइदर resolve these in a way that does not distract from the main plot line or go back and snap them out, reader have long memories। इसको इतनी खूबसूरती से बुना बुना जाता है। ठीक है, इतनी खूबसूरती से जो है ना इसको प्लॉट को अरेंज किया जाता है कि जब उसकी एंडिंग आती है तो उस एंडिंग के अंदर हमें सारी चीजें दिखाई जाती हैं, पीछे क्या हुआ स्टोरी के अंदर, तब्दीलियां कहाँ आई, और उन तब्दीलियों का आहिस्ता आहिस्ता नतीजा क्या निकला। ये सारी चीजें हमें, तीनों चीजें अगर अच्छी तरीके से हम दिखाएंगे, सीधा सीधा दिखाएंगे, अच्छे अल्फाजों में हम दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स थिंग्स को यूज नहीं करेंगे जो रीडर के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, हमारे प्लॉट अच्छे से सीक्वेंस में आएगा, तब क्या होगा कि हम कहेंगे कि एंडिंग स्ट्रॉन्ग एंडिंग थी, एट्रैक्टिव एंडिंग थी, अच्छी एंडिंग थी। अब इसकी एग्जांपल हम, आपने ड्रामा देखा मेरे पास तुम हो। ठीक है, अगर आप उसकी एंडिंग देखें ना, एक तो अनएक्सपेक्टेड थी, हमें लगा कि हाँ बच जाएगा, वो किसी और से शादी कर लेगा। सब रीडर्स के माइंड में ये चीज थी, तकरीबन तकरीबन 80 to 90%। तो क्या हुआ जब वो प्लॉट का एंड हुआ एक क्लाइमैक्स पे, तो हम सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, एंडिंग जो थी इसकी बड़ी ट्रेजिक हुई। ठीक है, जहां पे हम चाह रहे थे कि तब्दीली आए, नई जिंदगी में वो शुरू हो, वहां वो चीज आई नहीं, बल्कि एंडिंग उसकी बहुत बुरी हुई जिसे कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स थे ना, उन्होंने उस प्लॉट पे बातें करना शुरू कर दी। उनका ये मजे का प्लॉट नहीं था, थका हुआ ड्रामा था, बकवास था, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी एंडिंग, उसका जो लास्ट पार्ट था वो बहुत खराब हो गया, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो रीडर की जो है, अगर हम रीडर के मुताबिक लिखेंगे कोई चीज, ठीक है, उसके मूड्स पे लिखेंगे, तो वो उससे अट्रैक्ट होगा, वो उसकी तारीफें करेगा, वो कहेगा ये ड्रामा बहुत मजे का है। यानी कि अगर उस टाइम पे हम उसकी दानिश की शादी करवा देते, ठीक है, दूसरी लड़की के साथ, तो फिर क्या होता है कि रीडर अट्रैक्ट होता, उसको जो है रिलीफ मिल जाता उसके इमोशंस को, जो कि वो इतना प्रेस्ड हुआ हुआ था कि भाई दानिश की लाइफ का अब क्या बनेगा, ये क्यों नहीं ऐसे करा, वो नहीं। तो ये चीज़ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इट्स मीन एंडिंग जो है आपके रीडर के मुताबिक नहीं हुई, तो रीडर क्या होगा, नाखुश होगा, वो खुश नहीं होगा उस चीज से। ठीक है, तो हमें ऐसी एंडिंग करनी है कि जिसमें हमें रीडर को जो है ना वो
शुरू से लेकर एंड तक रीडर के मुताबिक हम अगर चलेंगे तो हमारा प्लॉट अच्छा होगा। गिव अ फीलिंग ऑफ रेजोनेंस। The best ending leave a sense of something beyond the confines of the book. What does the story mean in the largest sense? कि हमें क्या मिलता है, हमारे हमें फीलिंग ऑफ रेजोनेंस मिलती है। ठीक है, एंडिंग पे जाकर हमें ऐसा महसूस होता है कि जो चीज, जो प्रॉब्लम इतनी देर से शुरू हुई थी, आखिर में आकर उस चीज का एंड हो गया। तो हमारे इमोशंस को रिलीफ मिलता है, उस चीज से रीडर को भी रिलीफ मिलता है। ठीक है, लीड करेक्टर की जो जिंदगी हम शुरू से बताते आ रहे हैं, स्ट्रगल्स बताते जा रहे हैं, एंडिंग में हमें क्या मिलता है कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंस हमें मिलते हैं कि अब उस लीड कैरेक्टर के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, रीडर सेटिस्फाई हो गया तो मतलब आपका जो प्लॉट था वो मजे का था। मिथिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? मिथिकल स्ट्रक्चर, सॉरी मिथिकल नहीं, मिथिक स्ट्रक्चर। मिथिक स्ट्रक्चर समटाइम्स कॉल्ड द हीरोज जर्नी आफ्टर द टाइटल ऑफ अ बुक बाय कैंपबेल। सिंपल सी बात है, मिथिक स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जिसमें हम हीरो की जर्नी देख रहे थे, यानी हीरो की बिगनिंग, हीरो की लाइफ की मिडिल, मिडिल पार्ट और हीरो की लाइफ का एंडिंग पार्ट। जब हम ये तीनों चीजें लीड करेक्टर की देख रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको लीड करेक्टर की पूरी स्टोरी बताई जाती है। जैसा कि कास्ट ने रीडर आर इंट्रोड्यूस द हीरो वर्ड्स, यानी हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर हीरो वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अ कॉल टू एडवेंचर और डिस्टर्बेंस, जो कि एडवेंचर और स्ट्रगल्स हीरो फेस कर रहा होता है उनको दिखाया जाता है, और फिर हीरो जो है वो किस तरह से चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, किस तरह से डिस्टर्बेंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है वो दिखाया जाता है, यानी स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं, किस तरह से फाइट कर रहे हैं अपनी मुश्किलात से, और फिर एट द एंड किस तरह से वो कहता है कि हीरो जो है दूसरी दुनिया में जाकर जो है ना, डार्क वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, वो डार्क वर्ल्ड में किस तरह जाता है, डिसअपॉइंटेड कहाँ पे होता है, किधर होपलेस हो जाता है वो हम, यानी कि उसकी लाइफ का हर एक इंच जिसे हम कहते हैं ना, वो हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड मिथिक स्ट्रक्चर, इसको मिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर हमें हर हीरो हर लिहाज से दिखाया जाएगा, जैसे हीरो का कोई दोस्त है वो दिखाया जाएगा, हीरो से रिलेटेड हर चीज दिखाई जाएगी, वेरियस इनकाउंटर्स, ठीक है, विद फोर्सेस ऑफ डार्क, हीरो की जो है बैटल्स दिखाई जाएंगी डार्कनेस से। ठीक है, फिर हीरो जहां जहां पे अपने आप को चेंज कर रहा है, जहां पे उसकी जिंदगी में कोई चीज नहीं आ रही है, क्या वो पहन रहा है, क्या वो खा रहा है, उसके कितने दोस्त हैं, किन दोस्तों ने उसकी बैटल के अंदर मदद की है, ठीक है, फाइनल बैटल उसने कैसे लड़ी है, हीरो जो है अपनी दुनिया में वापस कैसे आया, डार्क वर्ल्ड टू अपनी जो रियल वर्ल्ड है उसमें कैसे वापस आया, पूरी लाइफ हीरो की, हीरोइन कौन सी है उसके बारे में बताएगा, हीरो के दुश्मन कौन से उस बारे में बताएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मिथिक स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, मतलब हीरो से रिलेटेड उसकी सारी लाइफ को बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मिथिक स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अब एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री के अंदर जाहिर सी बात है हम लीड कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होते हैं। अब लीड कैरेक्टर को ही हम पढ़ रहे होते हैं, जो मेन होता है प्रोटेगनिस्ट जिसे हम कहते हैं, हम उसकी लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं। जितने भी माइनर कैरेक्टर हैं जो हीरो से जुड़े हैं, हम फिर उनको भी ऐसे ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स, फिर उसके दुश्मन और सोल्यूशन। ठीक है, उसके लाइफ में जो जो इवेंट आ रहा है, जो जो कपड़े वो पहन रहा है, जो जो वो बातें कर रहा है, वो सारी चीजें, इस तरह ड्रामा के अंदर भी हमें ये सब चीजें नजर आती हैं। तो दिस इज का मिथिक स्ट्रक्चर। और मिथिक स्ट्रक्चर के अंदर भी ऑब्वियसली तीनों तरीके की जो है वो थ्री स्ट्रक्चर होती है स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया कि हीरो की जो है बिगनिंग, हीरो की जो है मिडिल, और हीरो की लाइफ की एंडिंग। तो ये चीज होती है। डिस्टरबेंस क्या होता है प्लॉट के अंदर, और टू डोरवेज क्या होते हैं? ठीक है, डिस्टरबेंस क्या होती है बेसिकली, जब भी कहता है नावल शुरू होता है, बिगनिंग डील विद द डिस्टरबेंस दैट प्रोवोक इंटरेस्ट इन रीडर। जब भी नावल शुरू होता है ना, वो एक डिस्टरबेंस के साथ शुरू होता है, यानी बिगनिंग पार्ट जो होता है ना नावल का, वो आपको नजर आएगा, उस बिगनिंग पार्ट में एक प्रॉब्लम दिखाई जाती है, वही प्रॉब्लम जो कि आपके लीड कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रही होती है। ठीक है, और वही प्रॉब्लम जो आपको दिखाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड डिस्टरबेंस, उसी प्रॉब्लम का आगे उसी को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज यूज कर रहा होता है हमारे लीड कैरेक्टर, और उसी को सॉल्व करने के लिए एंड, यानी कि एंडिंग पे जाकर उसी के उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो डिस्टरबेंस तब आती है, बिगिनिंग पार्ट में आती है नावल के, जिसे हम एक्ट वन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो बिगिनिंग पार्ट है उसके अंदर हमें सबसे पहले पता आइडेंटिफिकेशन होगी कि प्रॉब्लम है क्या लीड कैरेक्टर के साथ। सिचुएशन वन में हमें बताया जाता है प्रॉब्लम क्या है जो अराइज हो रही है। तो जब हमें प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि प्रॉब्लम ये है, हमें पता चल जाए, रीडर को भी पता चल जाए, तो दिस इज कॉल्ड आर एक्ट वन, दिस इज कॉल्ड आर बिगनिंग। वहां से लेकर, शुरू से लेकर वहां तक की स्टोरी, जब तक प्रॉब्लम हमें पता नहीं चल जाती, दिस इज कॉल्ड आर बिगनिंग पोर्शन। ठीक है, योर यहाँ पे कहते हैं यू स्टार्ट आउट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ करेक्टर हु लिव इन अ सर्टेन लाइफ दैट इट इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, और इन मिथिक terms he sorry the hero's ordinary world, and it's the place he will stay unless something forces him to change. Unless it does change, we are going to have a pretty boring story, because only a threat or a challenge of interest to reader। सारी बात उसने यही की है। अगर हम इसके आसान से इंटरप्रिटेशन करें तो यहाँ पे उसने बकायदा डेफिनेशन लिखी है डिस्टर्बेंस की,
है हेजल स्मिथ कहता है, इट कैन बी एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द प्लेसिड नेचर ऑफ द लीड ऑर्डिनरी लाइफ लीड्स ऑर्डिनरी लाइफ। कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे लीड की आम जिंदगी को डिस्टर्ब करे, दिस इज कॉल्ड अ डिस्टर्बेंस। वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम सिचुएशनली प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सिचुएशंस कुछ खराब हो गई हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे करेक्टर के आने की वजह से कोई जो है हमारे रीडर का सुकून बर्बाद हो गया, ठीक है, वो करेक्टर हमारा जो है प्रॉब्लम बन गया है। आम स्टोरीज में अगर हम देखें तो क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक विलन होता है। तो विलन के आने की वजह से जिसको आपकी हीरोइन बहुत लाइक करती है और आप हीरो विलन कंसिडर कर रहे होते हैं उसको, हीरोइन उसके साथ बड़ा जो है वो काल्म होती है, फ्री होती है, तो आपको वो क्या है, वो करेक्टर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, वो आपकी कहानी को डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो बेसिकली वो जो पार्ट होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम बता दी जाती है कि भाई ये बंदा है जिससे जो है ये हमारा लीड करेक्टर चिढ़ खा रहा है, ठीक है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आर डिस्टरबेंस, जो कि हर नॉवल के अंदर किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होती है, और रियल लाइफ में भी किसी ना किसी तरीके से मौजूद होती है। कोई ना कोई आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर ही रहा होता है। बाकी डिस्टरबेंस में इसने कुछ एग्जांपल्स दी, बताने की कोशिश की कि द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टरबेंसेस एंडलेस। कहते हैं कि कुछ डिस्टरबेंसेस जो हैं, जो ना खत्म होने वाली जो है हमें दिखाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताता है कि अगर रात के वक्त हमें कोई एक फोन कॉल आ जाए तो हम नींद से उठ के बैठ जाते हैं, तो ये भी एक डिस्टरबेंस ही है। फिर कोई लेटर लेकर जो है, लेटर में हम कोई ऐसी जो है न्यूज़ पढ़ लें जो हमें उकसाती है, जो हमें परेशान कर देती है, तो वो चीज़ें वो भी हमारी क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, हो सकता है कि ड्रामा के अंदर जो है एक पुलिस वैन आके आपके घर के बाहर खड़ी हो जाए, यानी ड्रामा के अंदर लीड कैरेक्टर के बाहर एक जो है पुलिस वाला आ जाए, तो फिर क्या है, वो भी एक डिस्टर्बेंस है। तो कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा किरदार, ठीक है, जो आप लीड कैरेक्टर की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, वो हमारी डिस्टर्बेंस कहलाती है। आप जब फ्रॉम अ स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट द इनिशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट रीडर इंटरेस्ट, ये छोटी छोटी डिस्टर्बेंस होती हैं जो शुरुआत में बिगनिंग में हमें दिखाई जाती हैं, बेसिकली ये इंटरेस्ट बढ़ाती हैं रीडर का। जब उसको नजर आता है कि स्टोरी हीरो हीरोइन की है तो वो बड़े मजे से उसको देखता है। जब उसको नजर आता है स्टोरी एक विलन की है, उसकी जो है लाइफ में डिस्टर्बेंस बताई जा रही है, तो वो उसको भी देखता है। लेकिन अगर उसके मजाज के मुताबिक वो डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम उसके मजाज के मुताबिक नहीं है, तो रीडर को समझ में आ जाएगा, अब सारी स्टोरी के अंदर ना बस ये चीज बताई जाएगी, लव स्टोरी ही दिखाई जाएगी, रोमांटिक सीन्स ही दिखाए जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैंने नहीं ये देखनी, मैं कोई अच्छी सी चीज देखूंगा जो साइंटिफिकली मुझे नॉलेज भी दे, ठीक है, और फैक्चुअल भी हो, तो मैं ऐसी कोई चीज देखूंगा। तो वहीं से इनिशियल डिस्टर्बेंस देख कर ही ना रीडर क्विट भी कर सकता है, और वही रीडर जो है वो इनिशियल डिस्टर्बेंस को जो है उसे अट्रैक्ट होकर उसमें इंटरेस्ट ले सकता है, और एंड तक जो है उस ड्रामा को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है ना, इनिशियल डिस्टर्बेंस, यही इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, और यही बेसिकली बिल्ड करती हैं कनेक्शन रीडर और राइटर की बुक के दरमियान। इट इज अ इम्प्लिसिट प्रॉमिस ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येट टू कम। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस ही हमें बताती है कि अब जो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है, यानी कि अब मिडिल पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देर इज नो जब तक वो कुछ इंटरेस्टिंग, यानी कि जो कन्फ्रंट्रेशन नहीं होती उससे जो है पहले पहले का सारा जो हिस्सा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बिगनिंग प्लॉट। अब वो मेन प्लॉट नहीं होता। मेन प्लॉट क्या होता है, बेसिकली मेन प्लॉट वो होता है जिसमें हमें बकायदा कन्फ्रंटेशन दिखाई जाती है, जिसमें हम ओपोनेंट और लीड जो है दिखाया जाता है, किस तरह एक सिचुएशन एक बैटल में लॉक हो गए, यानी कि स्ट्रगल बताई जाते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम के साथ फाइट की जा रही है। ये चीज होती है हमारा मेन प्लॉट, कि प्रॉब्लम दिखाई जा रही है और प्रॉब्लम से बचने की कोशिश, उसको सोल्व करने की कोशिश दिखाई जा रही है, इसी को हम अपना क्या कहते हैं, मेन प्लॉट, प्लॉट का मेन हिस्सा। जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई और प्रॉब्लम पता चल गई, तो उस प्रॉब्लम के पता चलने से लेकर उस प्रॉब्लम के इख्तिताम तक हमारा मेन प्लॉट वो होता है, ठीक है। अगर हम उस मेन प्लॉट को स्किप कर दें तो मेन हमने अपनी सारी स्टोरी स्किप कर दी। स्ट्रगल्स निकाल देना तो मेन प्लॉट खत्म। तो ये चीज है। डोरवेज क्या होते हैं यहाँ पे, डोरवेज कहता है हाउ यू गेट फ्रॉम द बिगनिंग टू द मिडल, एक्ट वन टू एक्ट वन एंड फ्रॉम मिडल टू एंड एक्ट टू एक्ट थ्री इज अ मैटर ऑफ ट्रांजिशनिंग। यहाँ पे वो क्या कहता है, डोरवेज का मतलब ये होता है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना। तो जब हमें कोई भी स्टोरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में बताई जाती है, जैसे कि हमें पता है हर स्टोरी की बिगनिंग होती है, मिडिल होता है, एंड होता है, तो ये एक थ्री एक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें स्टोरी बताई जा रही है। तो ये क्या है, बेसिकली ये डोरवेज है। डोरवे क्या, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना, दूसरे से तीसरे। तो ड्रामा के अंदर ये दरवाजे होते हैं जिसको हम पोर्टल्स कहते हैं। पहले क्या होता है, एक दरवाजा होता है,
दरवाजे के अंदर रीडर को एंटर करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बिगनिंग। बिगनिंग में लेकर मिडल तक की सारी स्टोरीज दरवाजे में हम देखते हैं। ठीक है। यानी कि हम तीन दरवाजे किस तरह से, एक दरवाजा बिगनिंग, यानी कि हम शुरुआती दरवाजे में एंटर हुए जिसके अंदर क्या होता है, सारी उसकी लाइफ बताई जाती है लीड कैरेक्टर की, बिगनिंग, और प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। एक दरवाजा जिसमें हम प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से लेते लेते उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना, जिसे मिडिल पार्ट कहते हैं, बिगिनिंग से मिडिल तक जाना, दिस इज कॉल्ड अवर एक्ट 2, के हमें मिडिल पार्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा दरवाजा बिगिनिंग से मिडल जाने का, अब बिगिनिंग से मिडल जाने का दूसरा, और मिडल से एंड तक जाने का कौन सा दरवाजा होता है, लास्ट, यानी कि एंड जो है आपका आखिरी दरवाजा जो होता है, एंडिंग जिसे हम कहते हैं, एक्ट 2 से जो एक्ट 3 जाती है, दिस इज कॉल्ड योर लास्ट डोरवे। ये डोरवेज हर एक ड्रामा लाइफ के अंदर हमारी, ठीक है, पाए जाते हैं। ये डोरवेज को वो कहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशनिंग फेज या ट्रांजिशनिंग डोर्स कह सकते हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना, दूसरे तीसरे तक, तीसरे तक, चौथे तक, इस तरह से है। और ड्रामा हमारा हमेशा ट्रांजिशनिंग की फेज में लिखा जाता है। ठीक है। यही चीज होती है कि हमारा प्लॉट जो है वो शिफ्ट करता है बिगनिंग से मिडल, मिडल से एंड तक। ठीक है। ये चीज है, ये डोरवेज जो होते हैं, अगर हम इन ट्रांजिशन से गुजर जाएं तो वापस नहीं आ सकते। ये डोरवेज हमें ये बताते हैं, ट्रांजिशन डोर्स में अगर हमने ये दरवाजा क्रॉस कर लिया है तो हम वापस नहीं आएंगे, हम बदल नहीं सकते। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आप किताब खोलते हैं और आप बिगनिंग पढ़ते हैं, अब आप बिगिनिंग से मिडल तक चले गए हैं, एक दरवाजा ये, ठीक है, और मिडल से अब आप एंड तक चले गए हैं, दो दरवाजे। अब जो बिगिनिंग से लेकर आप मिडल तक गए हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। वो जो स्टोरी आपने पढ़ लिया वो आपके माइंड में सेट हो गई है। ठीक है। आप उस चीज को उधर वापस जाकर उस चीज को बदल नहीं सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह जो राइटर होता है ना, जो क्रिएट करता है, वो जाहिर सी बात है, उसने एक ड्रामा लिख दिया तो लिख दिया, वो कभी भी उस ड्रामे को दोबारा से बदल नहीं सकता, उस ट्रांजिशन डोर को बदल नहीं सकता जो उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो यह चीज है, यानी फर्स्ट से लेकर मिडिल तक उसका एक दरवाजा, जिसमें वापसी का कोई चारा नहीं है, तब्दीली का कोई चारा नहीं है। और फिर आगे से मिडल से जो एंडिंग है उसको भी हम बदल नहीं सकते, तो इसको कहता है डोरवेज ऑफ नो रिटर्न। जैसा ड्रामा लिखा गया है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। दानिश का एंड जो है, मेरे पास तुम हो के अंदर अगर मौत लिखा था ना, तो रीडर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई यही उसकी एंडिंग है। वो बेशक जितना मर्जी एक्सपेक्ट कर ले, ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन एंडिंग उसकी ये है, उसको पता है, और उसको इमोशनली रिलीफ नहीं मिला तो ना सही, बस एंडिंग ये है। तो ये चीज है। तो ये इसको वो कहता है डोरवेज। बाकी एग्जांपल दे के बताएगा इन डोरवेज की, जो कि हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम पढ़नी चाहिए। यही बता रहा है, बिगनिंग से मिडल तक द फर्स्ट डोरवे कराता है। ये जो है एक सीन क्रिएट करता है कि लीडर जो है उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके माइंड में। ठीक है। और वो उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है, वो दिखाया जाता है। ये उसका पहला डोरवे होता है बिगनिंग से मिडल तक। और दूसरा डोर जो होता है वो हमें खुद पता चल गया, दूसरा डोर क्या होता है, मिडल से एंडिंग तक। ये उसने एग्जांपल दी है, द फर्स्ट डोर में क्या होगा, एग्जांपल्स के थ्रू जो है बता रहा है कि लीड कैरेक्टर अपनी दुनिया से जब दूसरी दुनिया में जाएगा, यानी एक अच्छी दुनिया से डार्क वर्ल्ड में जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डोर, जिसका फर्स्ट डोर कहलाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर हमें पूछ ली जाती है कि क्या डिफरेंस होता है इनिशियल डिस्टरबेंस, ठीक है, और इनसाइटिंग इंसिडेंट के दरमियान। ठीक है। इनसाइटिंग इंसिडेंट जो होता है और इनिशियल डिस्टरबेंस जो होता है, समटाइम्स कहता है कि हम इनिशियल, सॉरी ये गलती लगी है, समटाइम्स हमें वो कहता है कि ये जो इनिशियल डिस्टरबेंस होती है ना, समटाइम्स कॉल्ड एन इंसाइटिंग इंसिडेंट, इसको हम क्या कहते हैं कि ये भाई इंसाइट करती है, उकसाती है, इसमें ऐसे ऐसे जो है ना इवेंट्स पाए जाते हैं जो राइटर को जो है वो क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं कि भाई तुम आगे स्टोरी पढ़ो, आगे स्टोरी पढ़ो, इनिशियल डिस्टरबेंस। तो जब हम इंसाइटिंग इंसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इनिशियल डिस्टरबेंस कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट बेसिकली जो होता है वो फर्स्ट डोरवे ऑफ नो रिटर्न से गुजरकर समटाइम्स कॉल्ड अ मेन प्लॉट, सेकंड प्लॉट पे जाता है, प्लॉट पॉइंट पर, और क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड इन अ मिथिक टर्म्स। बहुत आसान उसने बात की है, कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग जो जिनको प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंडिंग का नहीं पता होता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार कह रहे होते हैं कि ये इंसाइटिंग इंसिडेंट है। ठीक है। वो इंसाइटिंग इंसिडेंट को जो है समझ रहे होते हैं कि वो लीडिंग कैरेक्टर की पूरी लाइफ है,
जबकि ऐसा नहीं होता। इंसाइटिंग इंसिडेंट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कोई इवेंट हो जाना यानी क्लाइमैक्स हो जाना, ठीक है, जो एक रीडर को कहे कि ओए स्टोरी तो चेंज होने लगी है, ओए डिस्टरबेंस तो आ गई है, अब पता चलेगा कि अब वो जो आपका राइटर है, सॉरी जो आपका लीड करेक्टर है, वो कैसे कैसे एक्शन लेगा, अभी पता चलेगा। तो वो जो इंसिडेंट है जो लीड करेक्टर को डिस्टर्ब भी करता है और उसको दूसरे कदम उठाने पे भी मजबूर करता है, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग इंसिडेंट। इसको हम इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम समटाइम्स प्लॉट पॉइंट भी कहते हैं। पहला डोरवे, अब यहाँ मैं वो वाज़ा करके बताता हूँ, जो फर्स्ट डोरवे से, यानी जो आपका पहला डोरवे है, जिसको वो कहता है आपकी बिगनिंग से लेकर मिडल तक पहला डोरवे कहलाता है, ठीक है ना। जहाँ से वापस नहीं हो सकते, वो सारा पॉइंट, वो सारी चीजें आपके क्या कहलाती है, प्लॉट पॉइंट कहते हैं। इनिशियल डिस्टरबेंस का मतलब इंसाइटिंग इंसिडेंट, और पहला पूरा डोर जिसमें आपकी बिगनिंग से लेकर मिडल तक स्ट्रगल दिखाई गई है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट पॉइंट, ठीक है। प्लॉट का पॉइंट मिल गया, ठीक है, प्लॉट की प्रॉब्लम मिल गई है और उस पे जो है हमें ट्रांजिशन दिखाई जा रही है। सेकेंड डोरवे, अगेन टू मूव फ्रॉम मिडल टू एंड, यानी कि जो दूसरा डोरवे होता है वो मिडल से एंड तक जाता है। और सेकंड डोरवे का भी कोई रिटर्न नहीं होता, जो लिखा गया है, जैसा प्रॉब्लम जो है सोल्व की गई है वैसी ही है, और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो रीडर की मर्जी के मुताबिक हो या ना हो। तो ये चीजें हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड डोरवे कहते हैं। ये ट्रांजिशनल डोर्स दिखाए गए हैं सेकंड सेकंड डोरवे, और ये एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि लीडर जो है, ये मैंने फर्स्ट डोरवे जो है गलती से लिखा है, ये सेकंड डोरवे है, ये यहाँ पे मैंने लिखना था मिडल से एंडिंग तक। मिडल से जो एंडिंग तक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड डोरवे, और ये सेकंड ट्रांजिशन डोर होगा हमारा। बाकी थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं। कहते हैं कि इस तरह आप अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर में हर चीज को देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ नजर आएगी। जैसे वो कहता है मूवी और आप ड्रामों का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चलेगा एक्ट 1 में ये हुआ है, एक्ट 2 इनके दरमियान में आ रहा है, एक्ट 3 जो है ये वाला हिस्सा है। देखें, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ से उसने एंड किया, तो आपको समझ में आ जाएगी कि एक्ट 1 में हमें क्या दिखाया जाता है, बिगनिंग से लेकर मिडल तक की लाइफ, यहाँ तक की। फिर एक्ट 2 के अंदर क्या दिखाया जाता है, मिडल से लेकर उसकी प्रॉब्लम, उसकी जर्नी, उसकी चेंजिंग, सारा कुछ दिखाया जाता है एक्ट 2 के अंदर। फिर एक्ट 2 से जो है एंडिंग की तरफ जा रहा है, जो जो एक्शन ले रहा है, ठीक है, वो सारी एंडिंग तक जो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड आर एक्ट 3। और यही फिल्म और ड्रामा में होता है, नॉवल में भी ऐसे ही होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। अब वो समराइज करके सारा बातें बताता है यही चीजों के बारे में, कि एक जो सॉलिड प्लॉट होता है ना, सॉलिड अच्छा प्लॉट जो होता है, उसके 3 एक्ट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर एक बिगिनिंग होती है, मिडिल होता है और एंडिंग होती है, ठीक है। प्लॉट हमेशा इन चीजों से डील करता है, ठीक है। और बिगिनिंग के अंदर आपको लीड करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसकी पूरी लाइफ जर्नी से, क्या कौन से दोस्त है, विलन कौन से, मिथिक स्ट्रक्चर, यानी जैसे मिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं ना, उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लीड करेक्टर के, ठीक है। फिर इनिशियल डिस्टर्बेंस दिखाई जाती है, जिसे हम इंसाइटिंग इंसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसी बिगनिंग के अंदर, बिगनिंग से मिडिल तक जाते जाते हमें ये चीजें नजर आती हैं। अब जब मिडिल से एंड तक जाएंगे तो मिडिल के अंदर जब हमें सारी चीजें नजर आई, यानी प्रॉब्लम नजर आ गई, प्रॉब्लम की हर्डल्स हम दिखाते हैं एंड तक जाते जाते, तो ये 2 डोरवेज के बाद, कहता है कि डिस्टर्बेंस के बाद हमें लास्ट डोरवे जो नजर आता है वो एंडिंग डोरवे, सेकंड डोर होता है। तो टोटल 2 डोर होते हैं, 2 डोरवेज होते हैं, 2 पोर्टल्स होती हैं हर प्लॉट के अंदर, ठीक है। 2 डोरवेज, एक बिगनिंग से मिडिल तक जाती है और दूसरा मिडिल से एंडिंग तक। ये था आपका पूरा लेक्चर, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच, मैं अब इसको एंड करने जा रही हूँ।